चलिए ठीक है, देखिए चलिए ध्यान देना, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने एटम वगैरह का कंसेप्ट पूरा समझा, ठीक है, सब कुछ वो क्लियर किया था हमने, ठीक है। और उसके साथ में हमने क्या देखा, 6C12 है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ से एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का नंबर वगैरह निकाला, ठीक है। इन चीज़ों को क्लियर किया था ना। हाँ, अब यहीं से आपका आयन्स के बारे में भी आता है, ठीक है। इसी एक कंसेप्ट से आपके आयन्स भी निकल के आते हैं। आयन्स की जब बात करेंगे, आयन जो है, तो इसका मतलब आपको सामान्य समझना है कि आयन का मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज से होगा या नेगेटिव, या तो आपका क्या होगा, ऋणायन होगा, या फिर आपका क्या होगा, धनायन होगा, या तो आप कैटायन कहेंगे, ठीक है, स्पेशली कार्बन के केसेस में ऐसा होता है, या फिर आप क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे, ठीक है। या तो आप कैटायन कहेंगे या फिर आप क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आयन के जो कंसेप्ट हैं नेगेटिव पॉजिटिव के, ये आपने नॉर्मली वैसे पढ़ा होगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव आयन्स की बात करूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम कहेंगे क्या, मोनो, डाई, ट्राई एनाइनिक, डाई एनाइनिक, मोनो एनाइनिक, और भी कर सकते हैं आप, 1 ऋण चार्ज, 2 ऋण चार्ज, 3 ऋण चार्ज, है ना। ऐसे ही कैटायंस में भी आप कह सकते हैं मोनो कैटायनिक, है ना, डाई कैटायनिक और ट्राई कैटायनिक। फर्दर आगे को आप डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे H प्लस है, H प्लस आएगा मोनो में, ठीक है ना, H प्लस आएगा मोनो में, H माइनस यहाँ आएगा, है तो प्लस और माइनस चार्ज, आए ना, ऊपर और नीचे हो गए ना, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चीजें आपको समझनी है, देखिए इसके अंदर अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग आयन देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा याद करना है ऐसा नहीं है, कर सकते हैं आप। जैसे Cl नेगेटिव है, कहाँ रखना चाहिए, मोनो नेगेटिव। अब मेन कंसेप्ट ये था कि ये बना कैसे, है ना, आयन बने कैसे, फॉर्मेशन में कैसे आए। अच्छा, कॉमन सी चीज है, अगर इन्होंने आयन्स का फॉर्मेशन किया है तो किसी ना किसी चीज ने मूवमेंट किया होगा। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर बाय द वे किसी चीज का मूवमेंट होता है, कोई चीज गति करती है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी भी एटम के अंदर, तो वो क्या होगी, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो आपके मोशन या गति नहीं करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं भागेंगे, कहीं जाएंगे एक दूसरे की तरफ, तो क्या इलेक्ट्रॉनों के जाने से अंतिम कोश पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, अंतिम कोश पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। अंतिम कोश जो होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं। तो अगर अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वैलेंसी प्रभावित होगी, हमारी संयोजकता जो है वो प्रभावित होगी। और अगर संयोजकता प्रभावित हो रही है, वैलेंसी प्रभावित हो रही है, तो आप मानते हैं कि नहीं कि इससे बनने वाले कंपाउंड भी प्रभावित होंगे। यौगिक, यौगिकों की परिभाषा पहले पढ़ी है हमने, कंपाउंड भी प्रभावित होंगे ना, यौगिक। तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो इन्हीं आयनों की वजह से बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण बनते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो इसका मतलब जो ये हमारे आयन्स हैं, ये जो आयन हैं, इनसे आपकी जो अवधारणा निकल के आती है वो किसके लिए आती है, तो वो आपकी अवधारणा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आती है, आयनिक यौगिकों के लिए आती है, आयनिक कंपाउंड, या इसको हम कहेंगे आयनिक यौगिक। अच्छा, आयनिक यौगिक में सबसे सुंदर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप कहेंगे सर नॉर्मल सॉल्ट, या जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं NaCl, ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। NaCl का नाम सभी को लगभग क्लियर होगा, है ना, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके नाम लगभग वैसे ही लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज के नाम थोड़ा बदलते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, हाइड्रोजन को हाइड्राइड, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां IDE
ITE ये लग रहा है लास्ट में, वहां मान के चलिए कि कोई नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। अच्छा, NaCl अगर आप देखें ध्यान से, तो क्या NaCl को देखकर आप बता सकते हैं कि ये किन दो आयनों से मिलकर बना है? NaCl किन दो आयनों से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे हाँ सर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर हमारा एक आयनिक कंपाउंड बना NaCl। जरा हम इसको कंसेप्ट वाइज समझते हैं ये कैसे बना, ठीक है। तो अगर मैं NaCl की अवधारणा की बात करूं कि NaCl कहां से आया, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे, सबसे पहले आप Na में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या आएंगे, सोडियम पे आएंगे। तो सोडियम के बारे में आपको पता होगा, ये पहली वाली जो पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है वहां आएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही इसकी वैलेंसी भी थी, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर देना अच्छा कि 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना, एंटरिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दें। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर देंगे तो ऐसे वाले केस में सोडियम पे एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा और सोडियम क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसी प्रकार से Cl नेगेटिव, Cl जो है अपना, उसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कल भी हमने बात की थी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स में क्या अच्छा रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देना या एक इलेक्ट्रॉन लेना? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लेना। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ये कहीं ना कहीं ये होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारे पास दो अलग अलग आयन जो बने, इसमें क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, और इन दोनों के मिलने से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मिलने से बनेगा NaCl, NaCl। और इन दोनों NaCl के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा, वो एक आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बंध होगा। अच्छा, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका क्या था वो देखिए। सबसे पहले आपको आयन्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। आयनिक कंपाउंड में जो आपको याद रखना है वो है आपको आयन्स, ठीक है। जैसे मैंने बात की Na की, ऐसे ही मैं बाकी की भी बात करता हूं। देखिए, Na पॉजिटिव, ठीक है, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Ca+2, Mg+2, ठीक है ना। ये आपके +2 आयन वाले होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार इधर की बात करें, हाइड्रोजन पे एक माइनस भी हो सकता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, O नेगेटिव 2, OH नेगेटिव 1, है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब SO2 -2, है ना, SO4, क्योंकि हम इसके कंपाउंड बहुत बनाते हैं, SO4। अब जरा देखिए, अगर मुझे अब इनमें से कोई आयनिक यौगिक बनाना हो तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, इन्हीं से आयनिक यौगिक बनाना हो कैसे बनाऊंगा, जरा देखिए। सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक आयनिक यौगिक चाहिए कैल्शियम का, नहीं, शुरू से एक सरल से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक पहुंचते हैं, Na का। तो मैंने लिखा Na के नीचे लिख दिया उसकी आयनिक पावर 1। अब यहां से मैं एक उठाऊंगा, मान लीजिए मैं उठाता हूं Br, ठीक है। Br के नीचे क्या लिखेंगे, 1। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, Na1Br1, Na1Br1 का मतलब NaBr। इसी तरह से NaCl भी बना होगा, इसी तरह से NaCl भी बना होगा। ऐसे ही देख लीजिए जरा, K के नीचे क्या लिखेंगे, K की वैलेंसी 1, या आयनिक वैलेंसी है। मान लीजिए OH के पास 1, तो इसके नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, K1OH1, KOH। अब जरा यहां देखिए, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, Ca, वैलेंसी कितनी, 2, OH वैलेंसी कितनी, 1। कंपाउंड कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्या बनेगा जरा देखिए,
अगर Ca और OH आपने मिलाया तो CaOH2। अब यहां पे लिखने का तरीका देखिए, CaOH2 ये गलत है, पूरे OH की वैलेंसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पे जो हम कंपाउंड बनाएंगे वो बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस। देखिए जो बनाएंगे वो कैसा बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड बनते हैं, इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब जैसे H प्लस ले लीजिए, H प्लस तो इसका मतलब H के नीचे 1, SO4 ले लीजिए, SO4 के नीचे 2, क्या बना H2SO4 1। H2SO4 को लिख सकते हैं H2SO4। तो ये जो है इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ऐसे ही कुछ हमने सामान्य अपने जो कंपाउंड्स थे वो भी बनाए थे, जो सरल कंपाउंड होते हैं, सामान्य कंपाउंड्स होते हैं उन्हें भी बनाया था, सरल जो होते हैं उनको भी बनाया, ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जिसकी वैलेंसी जो होगी उस हिसाब से भी बनाया हमने। Cl की वैलेंसी 1 ही होती है, H की वैलेंसी +1 होती है, HCl वैसे भी बन सकता है। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे, अनायनिक कंपाउंड्स को भी बनाना इसी रूल से है, बट वहाँ पे संयोजकता जो है वो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के आधार पर तय की जाएगी। आयनिक कंपाउंड में अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को भेजने या ग्रहण करने, एक्सेप्ट करने या फिर भेज देने, ठीक है, किसी और को डोनेट कर देने के बाद जो है वो चेक किया जाएगा। और इस तरीके से आपका आयंस का जो कंसेप्ट है एक तरीके से वो पूरा होता है। एक बार ये पूरा उतार लीजिए आयन से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आयनिक कंसेप्ट वगैरह जो है वो आपका पूरा हो गया, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, आयंस के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से चांसेस बनते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट से या मोल अवधारणा से आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने ऐसे ही, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। जरा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा अणुओं के लिए भी आती है और परमाणुओं के लिए भी आती है, तो हम इसे डिवाइड करते हुए चलते हैं। मोल कंसेप्ट को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक को हम बनाएंगे एटम यानी कि परमाणु, दूसरे को हम बनाएंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स के लिए। परमाणु और अणु, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके हिसाब से मोल कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जरा आप ध्यान से समझिएगा कि मोल कंसेप्ट की अवधारणा शुरू कैसे होती है। अच्छा, पहली चीज़ तो आप यहाँ देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, C612 ये लिखा था। ये 6 क्या बता रहा था, एटॉमिक नंबर। ये क्या बता रहा था, एटॉमिक मास, है ना, ये तो पढ़ा था हमने। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं आपसे ऑक्सीजन 816, तो क्या आप यहां से मुझसे कह सकते हैं कि ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर? ऐसे ही मैं 1H1 लिखूं, क्या आप यहां से भी यही कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब जब मोल अवधारणा आती है उसमें चेक किया गया, ठीक है, मोल अवधारणा में हमने चेक किया, कंसेप्ट लगाया कि जरा पता करें कि परमाणुओं की संख्या को कैसे निकाला जाए। जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो किसी में भी एक परमाणु तो स्वतंत्र मिलेगा नहीं,
एक कार्बन तो आपको मिलेगा नहीं ना, एक ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, एक हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा। तो अगर बाय द वे आपको एक बड़े लीटर के एक बड़े बक्से में ऑक्सीजन दे दिया जाए और आपसे पूछे बताओ इस इतने लीटर में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी के लिए आती है आपकी मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। और इसके अंदर देखिए किया क्या गया, सबसे पहले कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब C12, C612 लिया गया, कितना? 12 ग्राम। अब जरा ध्यान से देखिए, 12 ग्राम लिया ना, 12 ग्राम का मतलब क्या? जितना एटॉमिक मास, जितना एटॉमिक मास उतना ही ग्राम अमाउंट, उतना ही ग्राम अमाउंट ले लिया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर ऑक्सीजन का ग्राम अमाउंट लेंगे तो 16 ले लेंगे, तो क्या मतलब? जितना उसका एटॉमिक मास उतना ही ग्राम में अमाउंट। जब ये किया गया C612 का 12 ग्राम, कार्बन 12 का 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ C12 जब लिया गया और उसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया गया बाय सच मेथड्स, तो जो नंबर ऑफ एटम्स आए, कितने एटम आए होंगे 12 ग्राम में कार्बन 12 के, नंबर ऑफ एटम बराबर क्या हुआ? इसी तरीके से जब O16 के 16 ग्राम अमाउंट को तोड़कर लिया गया, 16 ग्राम को, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आए इनकी संख्या बराबर थी। और वो संख्या कितनी थी ये आपका प्रश्न है। तो वो संख्या थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कह देते हैं। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ समथिंग और एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। अगर मैं कहूं कि पानी का 1 मोल, पानी छोड़िए एटम में आते हैं सबसे पहले, कार्बन का 1 मोल कितने परमाणुओं को रखता होगा, तो हम कहेंगे सर इतने। हम कहें ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेम केस ये जो 1 मोल है ये सबके लिए सेम है, यानी कि जरा ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी परमाणु को ले लीजिए, आयरन के आयरन के 1 मोल में कितने एटम, इतने। कॉपर के 1 मोल में कितने एटम, इतने। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के, इसी प्रकार से ऑक्सीजन के, इसी प्रकार के फास्फोरस के, सल्फर के, हाइड्रोजन के, सबके 1 मोल में इतने ही एटम होते हैं। सबके 1 मोल में इतने ही एटम होते हैं, ठीक है ना। सबके 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। अब एक चीज देखिए, सबके 1 मोल में इतने एटम होते हैं, इस 1 मोल का मतलब कितना ग्राम होता होगा, कितना ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको ऑक्सीजन का 1 मोल देता हूं, ऑक्सीजन का 1 मोल देता हूं, तो इसका मतलब मैंने आपको ऑक्सीजन का कितना ग्राम दिया होगा। इसका मतलब मैंने ऑक्सीजन का कितना ग्राम, 16 ग्राम दिया होगा। यानी कि 1 मोल बराबर कितना ग्राम, एटॉमिक मास के जितना ग्राम, एटॉमिक मास के जितना ग्राम, जिसको हम मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं, जिसको हम ग्राम परमाणविक भार, ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए यहां से हम कुछ एक के क्वेश्चंस के हिसाब से भी चल लेते हैं। अब इसका मतलब जरा ध्यान से समझिए क्या चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको
O ऑक्सीजन दिया गया हो, ऑक्सीजन का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम दिए गए हैं। किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम दिए गए हैं। या एक तरीके से हम कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। 16U, ये 16U मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 16, यानी कि 16 जो है इसमें होता होगा। अच्छा 8 था ना यहाँ पे, इसका मतलब 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मतलब कुल मिलाकर 16 ऑक्सीजन का ये वेट है किसमें? एटॉमिक मास यूनिट में। अच्छा इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम आपको दिया गया होगा जिसमें इतने एटम हैं। अब इसी को ऐसे समझिए, अगर आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए, तब आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? तो आप कहेंगे सर एटम सेम रहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपने दिए। वेट कितना दिया? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो इसका मतलब आपको कितना? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमने दिया। ये होता है मोल कंसेप्ट, ठीक है? यानी कि जितना एटॉमिक मास उतना ही ग्राम में अमाउंट। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 16 ग्राम, 1 ग्राम, इसे ही ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिख देना एटॉमिक मास है, ये मान के चलिए। एटॉमिक मास को ग्राम में अगर आप लिख देंगे तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे, ठीक है ना? यहाँ से आपका शायद, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा अगर ये पता है तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा मॉलिक्यूल्स की सैर कराता हूँ। मॉलिक्यूल्स में भी क्या ऐसा ही होता है? तो किसी के भी 1 मोल ऑफ सच एटम, 1 मोल अगर होगा तो उसमें इतने एटम होंगे, 1 मोल में इतने एटम होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने एटम, तो 1 मोल ऑफ 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, अणु। अब देखिए दोनों में अंतर, यहाँ 1 मोल में इतने एटम, 1 मोल में उतने ही मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसके? O नहीं O2 के, H नहीं H2 के। जैसे देखिए 1 मोल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पे परमाणु नहीं है, अणु द्रव्यमान है। ग्राम में उसका आणविक द्रव्यमान कितना है उसे कहा जाएगा 1 मोल। तो ग्राम में आणविक द्रव्यमान, कुछ नहीं करना है, अणु आणविक जो द्रव्यमान है उसी को ग्राम में लिख देना है। कैसे लिखना है जरा उसकी तरफ चलते हैं। यहां से आपके मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। जरा यहां से देखिए, 1 मोल से आगे बढ़े हैं तो इस तरीके से देखिएगा कि 1 मोल ऑफ O2, यहां पे हमने 1 मोल ऑफ O लिया है, O परमाणु होता है। अगर मैं O2 कहूंगा तो 1 मोल ऑफ O2, तो O2 तो क्या है? एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। उधर O थे, इधर O2 है, और इतने का मतलब कितना ग्राम? जितना इसका आणविक द्रव्यमान है। O2 का आणविक द्रव्यमान जरा निकालना है तो देखिए O का कितना होता है O का कितना होता है 16, O2 का कितना होता है? O2 का होता है 32। इसका मतलब 1 मोल ऑफ O2 बराबर 32 ग्राम ऑफ O2।
O2 का 32 ग्राम आपको दिया जाएगा, यहाँ 16 ग्राम ऑफ O है। ऐसे ही दूसरा वहां भी 1 मोल ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। उधर आप देखेंगे एटम ऑफ H, इधर मॉलिक्यूल ऑफ H2। इसका मतलब एक हाइड्रोजन H2 का ग्राम जो होता है वो 2 होता है, तो 2 ग्राम ऑफ H2। 1 मोल ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन या इतने मॉलिक्यूल। ऐसे ही 1 मोल ऑफ O2 बराबर इतना ग्राम, 1 मोल ऑफ O बराबर इतना ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर इतना ग्राम। यही है मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से सॉल्व होने लायक कंसेप्ट है। इतना उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इतना लगभग समझ में आया ना। अब थोड़ा सा इससे आगे की तरफ चलेंगे, इसे मैं हटा रहा हूँ, ये उतार लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है मूल कंसेप्ट। यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूले की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ से हम एक फॉर्मूला जो है वो कवर करेंगे और फॉर्मूले के बाद फिर देखेंगे कि उससे न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे और उसी हिसाब से चीज़ों को क्लियर भी करते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई आपसे ऐसा ना पूछे, कोई आपसे ऐसा पूछ रहा है कि ऑक्सीजन है, अब O भी हो सकता है O2 भी, इतना तो आपको भी पता है कि O अगर है तो ये बात किसकी कर रहा है, एटम की, तो ग्राम एटॉमिक मास आएगा। O2 बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल की कर रहा है, तो मॉलिक्यूल में क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा जब भी मोल की बात होगी। मोल का मतलब वही है, एक मोल दोनों के लिए सेम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या यहाँ नंबर ऑफ O, यहाँ नंबर ऑफ O2। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ एटम, वहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, इतना ही अंतर होता है। अब जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से पहले जरा फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला होता क्या है, कितने मोल अगर आपसे पूछे, मान लीजिए आपको वो दे दे। ठीक है, हाँ, अब जरा इसको देखिए, आपसे क्वेश्चन है कि हमारे पास 10 मोल ऑफ, ध्यान से, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। हमारे पास ऑक्सीजन के 10 मोल हैं। क्या हमारे पास ऑक्सीजन के 10 मोल हैं, तो इसका ग्राम में भार कितना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपको 10 मोल ऑक्सीजन दे देता हूं, मैंने कहा ये लीजिए 10 मोल ऑक्सीजन, अब मैंने आपसे पूछा बताइए कितने किलो या कितने ग्राम का है, तो आप कैसे बताएंगे। तब आपको पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, जो होता है कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 U होता है। तो ग्राम मास कितना होगा, ग्राम मास होगा 16 ग्राम, जबकि एक मोल है, एक मोल में कितना, 16 ग्राम। 10 मोल में कितना, 16 इंटू 10 यानी कि 160 ग्राम मैंने आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। उसीलिए आप कह पा रहे हैं कि आपके पास 10 मोल है। एक मोल कब होता, जब उतना ही, जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में मास लेते, तब एक मोल होता। अब 10 मोल है तो 16 इंटू 10। यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकला वो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास, या ग्राम वेट अपॉन एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। ग्राम में भार बट्टे अणुभार, मोलों की संख्या, मोल बराबर ग्राम में भार, मोल बराबर ग्राम में भार बट्टे अणुभार, ग्राम में भार बट्टे अणुभार। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो सकता है, ये फॉर्मूला ग्राम में भार बट्टे अणुभार की जगह परमाणु भार भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल आपके ऑक्सीजन के बारे में दिया है कि O2 के बारे में दिया है, सिंगल ऑक्सीजन दिया है कि O2 दिया है, मॉलिक्यूल दिया है या एक ही एटम दिया हुआ है। अब जरा एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मान लीजिए आपसे कहें, आपसे प्रश्न पूछे 1 मोल H2O बराबर कितना ग्राम H2O,
दिमाग लगाइए, 1 मोल H2O बराबर कितना ग्राम H2O। तो आप कहेंगे सर 1 मोल ऑफ समथिंग का मतलब उसका अणु या परमाणु भार। तो H2O का अणु या परमाणु भार, परमाणु तो है नहीं, अणु है, तो अणु भार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। H2O का फॉर्मूला मास, द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान कितना है, वही तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। H2 का कितना, 2 गुणा हाइड्रोजन एटम का 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1 क्योंकि एक ही एटम है। कुल मिला के कितना हो गया इसका 2 प्लस 16 बराबर 18, तो कितना 18 एटॉमिक मास यूनिट, 18U। तो H2O का जो द्रव्यमान आया, किसका आया, वो H2O के मॉलिक्यूल का, H2O के मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान आया वो आया 18 यूनिट। तो 1 मोल बराबर इसका जितना एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उतना ही ग्राम में अमाउंट, यानी कि 1 मोल H2O बराबर 18 ग्राम H2O। 1 मोल H2O बराबर 18 ग्राम H2O। इसको ऐसे ना पूछ ले, मान लीजिए इसको ऐसे पूछे, बताइए 18 ग्राम H2O में कितने मोल पानी के होंगे। 18 ग्राम H2O बराबर कितने मोल, 18 ग्राम H2O में कितने मोल, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मान लेते हैं x मोल है, तो x मोल बराबर ग्राम में भार कितना है 18 ग्राम, ग्राम में भार बट्टे अणु भार, H2O का अणु भार कितना होता है अभी निकाला 18, तो 18/18 कितना आ गया 1, तो इसका मतलब 1 मोल होता होगा। ऐसे इसे मोल अवधारणा के प्रश्नों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब एक क्वेश्चन जो है इसमें से आपका फंस सकता है, किसी भी तरीके का फंसेगा, जरूरी नहीं है ऐसा ही फंसे। CO2 से आ सकता है आपका क्वेश्चन, आपको पहले इसका द्रव्यमान जो है निकालना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे C का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 12, O2 का द्रव्यमान कितना होगा 2 गुणा 16 यानी कि 32, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। इस 44 के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। ग्राम में भार बट्टे अणु भार बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए, साथ में सूत्र और 1-2 न्यूमेरिकल इसमें से लिख लीजिए फटाफट से, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा इसको जरा सा हम साफ कर देते हैं। इसके अलावा मोल कंसेप्ट में एक चीज़ छोटी सी है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर बाय द वे मान लीजिए कोई गैस है, तो गैस का भी नॉर्मल जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं, इसके हिसाब से एक तरीके से आप कहें कि गैस, मान लीजिए 1 मोल गैस है। अब ये 1 मोल गैस आपकी कोई भी गैस हो सकती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जिसकी भी आप गैस बनाएं, है ना। 1 मोल गैस हमेशा, 1 मोल गैस हमेशा समान आयतन घेरती है, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लीजिए चाहे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, वो आयतन या लीटर में एक ही स्थान घेरेगी, जिसकी कैपेसिटी होगी 22.4 लीटर और 22.4 लीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑक्सीजन को भरने के लिए कितना सिलेंडर चाहिए, तो आप कहेंगे सर 22 लीटर, 22.4 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 22.4 लीटर। ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स वैल्यू होती है। 1 मोल गैस सदैव एक समान आयतन को कवर करती है, ठीक है ना। चलिए ये आपका एक कंसेप्ट जो है वो और पूरा हो गया। 22.4 लीटर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके 3 बड़े बेहतरीन चीज़ें हैं जिनको हमने पढ़ना है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, एक एक करके तीनों, ठीक है, जो तीनों आपको पढ़नी है उन तीनों को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है आपके सामान्य भाषा में कहें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेशित होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है ना। अच्छा, ढूंढा किसने था, तो आप कहेंगे सर
जे थॉमसन या टॉमसन, जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी किसने? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। अब आपके उसमें इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में ये नहीं दिया गया है कि खोज वगैरह के बारे में ज़्यादा प्रश्न हैं, नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात अब नहीं करते हैं। चलिए आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, उससे आगे का देख लेते हैं, ज़्यादा जाना भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सा क्या है ना, कैथोड रे और एनोड रे का एक्सपेरिमेंट है, तो उतना नहीं जाना है। गोल्डस्टीन का है और थॉमसन का है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आने भी होंगे तो हम क्या करेंगे, जो बाद में कभी एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, अदरवाइज आप फिर भी गेस मार पाएंगे कि ये कैसा होता है, ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा है नहीं, तो हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने 1897 में कर दी थी। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, और थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये गति भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के सराउंड मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के सराउंड मोशन करते हैं। एक और चीज़ जो हमने इसके बारे में पढ़ी थी कि इनका जो द्रव्यमान है, जो भार है, वह नगण्य होता है, नगण्य द्रव्यमान होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इस अवधारणा को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का किसी भी तरीके का कोई भी रोल, इलेक्ट्रॉनों के किसी भी तरीके का कोई भी रोल परमाणु के द्रव्यमान में नहीं होता। अच्छा, अगर इनका नगण्य द्रव्यमान है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? ऋणावेशित चार्ज पार्टिकल हैं, ऋण आवेशित, इनमें ऋण आवेश होता है, चक्कर लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इनके ऊपर जो चार्ज है उसे क्या मान लेते हैं? एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट या एक इकाई ऋणावेश, एक इकाई ऋणावेश हम मान लेते हैं। एक इकाई ऋणावेश जो है वो हम इलेक्ट्रॉनों का मान लेते हैं, ठीक है? एक इकाई ऋणावेश मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बात करूं कि एक इकाई ऋणावेश है, ये ऋणावेश ओरिजिनली कितने कूलाम्ब है, क्योंकि कूलाम्ब आपने यूनिट पढ़ी हुई है, ठीक है? कूलाम्ब आपने यूनिट पढ़ी हुई है चार्ज की, तो ये कितना है? तो आप कहेंगे सर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो है इनके ऊपर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। कैसा? नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश होगा। और इसी के साथ आपने क्या पढ़ा कि इनका द्रव्यमान भी तो है। अगर इनके पास द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कितना है, और जितना भी है उसे हमने गिना क्यों नहीं? क्या इतना नेग्लिजिबल है? तो हम कहेंगे जी हाँ, इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28, ठीक है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 होता है। अच्छा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 होता है। ये जो है आपका किस में होगा? ग्राम में होगा, ठीक है? किलोग्राम में चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, किस में होगा? ग्राम में। ये तो आपकी किसकी बात रही? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनका द्रव्यमान जो है नेग्लिजिबल होता है, इनकी एक इकाई या एक नेगेटिव चार्ज माना जाता है, जिनकी वैल्यू 1.67 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्ब होती है। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उतार लीजिए, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। फटाफट से उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोटॉन्स की तरफ, ठीक है ना? और अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को 1 E 0 ऐसे भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे इस पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो -1 चार्ज, द्रव्यमान 0, 1e1 भी इसको लिख सकते हैं, ये भी उतार लीजिए, ठीक है, 1e1, हाँ इसको उतार लीजिए। और ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो रहेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में रहेगा, ठीक है। चलिए ये उतार लीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बाद जो आपका अगला आएगा वो होगा आपका क्या, प्रोटॉन। तो अगर मैं इसे हटा दूं तो हम बात करेंगे अब प्रोटॉन्स की। देखिए बेसिक तो यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगला जो आपका आता है वो आता है प्रोटॉन, जिसे सामान्यतया हम हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के बेस पर ही इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन को 1H1 की तरह भी लिखा जाता है, जिसे हम प्रोटियम भी कह देते हैं, 1H1 की तरह भी लिखा जाता है। अगर इसकी खोज के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। कल मैंने आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बताया था, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और 1919 में की थी, 1919 में इसकी खोज हुई थी। 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स की खोज की थी। रदरफोर्ड ने कहा कि जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। यह कहाँ होते हैं, यह नाभिक में होते हैं। यह कहाँ होते हैं, यह नाभिक में पाए जाते हैं, स्टेबल होते हैं, गति नहीं करते, और इनका जो द्रव्यमान है वह काफ़ी होता है। इनके द्रव्यमान का उपयोग किसमें किया जाता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का उपयोग परमाणु के द्रव्यमान को नापने में किया जाता है। देखिए इनका द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम द्रव्यमान होता है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इस पर जो आवेश होता है वह 1 इकाई आवेश होता है। 1 इकाई आवेश होता है, 1 प्रोटॉनिक आवेश होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगी। ऐसा कैसे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर होता है, या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। रदरफोर्ड ने खोज की थी इन 1919 में। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, इनका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है, और इन पर आवेश 1 यूनिट या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन के ऊपर आप ऐसा 1H1 लिख सकते हैं, जो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करेगा, या ऐसे प्रोटॉन पे प्लस लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस लिख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा किया था, वो आपका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड का सिद्धांत भी आता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले अगर किसी ने इस पे बात की तो वो किसने की, गोल्डस्टीन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें सबसे पहले धन आवेश की चर्चा की गई थी। पदार्थ या कार्ब, ये एटम के अंदर धन आवेश होता है, ये सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया। अधिकतर श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है उनके अल्फा पार्टिकल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कारण। इसे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो हमने कल बनाया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। ये उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे न्यूट्रॉन की तरफ। ये उतार लीजिए ताकि फिर न्यूट्रॉन की तरफ जो है वो हम चल सकें। फिर हम न्यूट्रॉन्स की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन्स की तरफ देखिए, अब इसी की जगह में हम न्यूट्रॉन को देखें। न्यूट्रॉन को अगर हम देखते हैं तो जरा न्यूट्रॉन की तरफ आइए। अपने आप में न्यूट्रॉन जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता और ना इसके विषय में कुछ ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उसके बाद अगर कोई रहता है तो वो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, परंतु न्यूट्रॉन की खोज
अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी। अपने आप में न्यूट्रॉन की खोज क्या थी, बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज को ऐसे किया गया कि जब भी हमने न्यूट्रॉन की बात की तो वो कैसे निकली, देखिए। अब न्यूट्रॉन अनावेशित थे, ठीक है, न्यूट्रल थे, लिख देते हैं यहाँ पर। ये कैसे होते थे, न्यूट्रल होते थे, अनावेशित थे। जब अनावेशित थे तो जेम्स चैडविक जो है उन्होंने देखा कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर नाभिक में स्थित है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर नाभिक में स्थित है तो नाभिक में जो भी चीज़ है उसके द्रव्यमान से मेल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। परंतु नाभिक में उस समय तक ज्ञात था कि केवल प्रोटॉन होते हैं, और जब प्रोटॉन्स का द्रव्यमान निकालकर जोड़ा जाता था तो नाभिक के अंदर के द्रव्यमान के बराबर नहीं आता था। प्रोटॉन का द्रव्यमान सदैव परमाणु के द्रव्यमान से कम पाया जाता था। तो बहुत ही डाउट था कि आखिर ऐसा क्यों है कि नाभिक में जब केवल प्रोटॉन है तो ये जो एक्स्ट्रा भार आ रहा है वो किसका है। तो उस पे जो आपका चैडविक हैं उन्होंने सबसे पहले खोज की और उन्होंने बताया, चैडविक ने हमें बताया 1932 में कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जो कि नाभिक में स्थित हैं, किसके साथ, प्रोटॉन्स के साथ स्थित हैं। तो इनकी स्थिति के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, इनकी स्थिति नाभिक में पाई जाती है। ये आपके न्यूक्लियस में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में होंगे तो गति नहीं करेंगे। अच्छा, इन पर आवेश या चार्ज कितना होता है, इन पर आवेश या चार्ज कितना पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर इन पे जो चार्ज है, जो आवेश है वो कितना होता है, वह 0 होता है। इन पे जो आवेश है, चार्ज है, वो कितना, 0 होता है। अच्छा, क्या इनका द्रव्यमान होता है, तो हाँ जी बिल्कुल इनका अपना द्रव्यमान होता है और यह भाग लेते हैं परमाणु के द्रव्यमान में। इनका जो द्रव्यमान है वह भी कितना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। 1.67 10 की पावर -24 ग्राम इनका द्रव्यमान होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। यह एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इन पर कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये भी उतार लीजिए, ये आपका न्यूट्रॉन के बारे में रहा। ठीक है, हाँ ये पूरा उतार लेंगे आप, न्यूट्रॉन के बारे में ये है। ठीक है, और इसी तरीके से आप नाभिक के बारे में भी समझ पाएंगे। फटाफट से इसे उतार लीजिए ताकि फिर हम जो है आगे बढ़ सकें। ठीक है ना, चलिए फटाफट से उतारिए। चलिए ठीक है, अब अगर कभी कोई पूछ ले आपसे तो एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये रख लेनी है, एनोड का संबंध या एनोड रेस। एक थी कैथोड रेस, गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट एनोड रेस के लिए ही था। तो एनोड रेस और कैथोड रेस से किसकी खोज हुई है पूछे तो ये आपको ध्यान देना है। एनोड रेस से खोज हुई है प्रोटॉन्स की, कैथोड रेस से खोज हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ये याद रखिएगा, बस एक चीज ये आपको याद रखनी है, एनोड जो है उससे प्रोटॉन की खोज हुई है। गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था वो एनोड रे था और कैथोड से जिसकी खोज हुई है वो इलेक्ट्रॉन था। इसकी थॉमसन ने जो है वो इसकी खोज की है। ठीक है, और जो आपका एनोड एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, वो हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट था। हाइड्रोजन के एक्सपेरिमेंट में एनोड पे एक रेड लाइट इमर्ज हुई, लाल रंग की लाइट निकली, जिससे पता चला कि हाइड्रोजन जो है 1H1, इसको जो है अब जब अलग अलग कंडीशंस पे इसको क्या किया गया, इसको गर्म किया गया, इसको रखा गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक केमिकल ट्यूब के अंदर। वहाँ हमने देखा तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास केवल क्या बचा, एक प्रोटॉन बच गया। और यही प्रोटॉन किस कलर में दिखाई दिया, रेड लाइट में दिखाई दिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन लिया, एक गैस जो है वो ले ली थी और जैसे ही हीट टेम्परेचर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसने ग्रीन लाइट दिखाई। ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन का पता चला, रेड लाइट से प्रोटॉन का पता चला। इतना काफ़ी है अपने आप में। ठीक है ना, चलिए छोटी सी एक टेबल जो है आप बनाएंगे, छोटी सी एक टेबल जो है वो आपको बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
और इसकी टेबल जो आप बनाएंगे वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपके जो डिटेल्स हैं वो आप एक ही बार में याद कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले प्रोटॉन्स की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की खोज थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, किसने की थी, चैडविक ने की थी। इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे कि इस पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है, चार्ज प्रोटॉन पे कितना 1.67 प्लस लगा देंगे आगे से इंटू 10 की पावर -19, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे, जितना प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे 10 की पावर -19। न्यूट्रॉन पे कितना होता है चार्ज, 0 होता है। ठीक है, बैलेंस्ड चार्ज है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, तो एक चीज तो आपको याद ही है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -24 ग्राम। ऐसे न्यूट्रॉन का भी कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जबकि इसका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये चीज़ याद रखिएगा, ये टेबल ऐसी बना लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए, इस टेबल के अलावा भी क्या होता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, नाभिक की संरचना, न्यूक्लियस। मैं आपको रोज ही बता रहा हूँ नाभिक की संरचना, तो अब ज़्यादा डाउट नहीं होगा। नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, नाभिक में एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन बोला जाता है। नाभिक के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये आपने सुने होंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये कहा जाता है। यहाँ से आपको पता होगा एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक मास बराबर द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये उतार लीजिए, यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट जो है वो केमिस्ट्री के, ये जो सामान्य चीज़ें हैं और पहला चैप्टर है, यूनिट भी है, पूरा का पूरा ये खत्म हो जाता है। अब आपके केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड एंड बेस आएगा। लगभग कुछ टाइम आपका केमिकल रिएक्शन लेगी, हो सकता है एक लेक्चर ले या उससे कम में निपट जाए, और फिर एसिड एंड बेस से। इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है। फटाफट से ये उतार लीजिए, यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है, ये चैप्टर है, ये आपका खत्म हो जाता है गाइस। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।